गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सोनाली बेटा, आपने मुझे वो नहीं भेजा। आपको मैंने वो सेंड किया था ना, फिल करके अंडरटेकिंग। यस मैम, आज भेज दूंगी मैम। ओके ठीक है, मुझे मेल कर देना। और बाकी जो भी है, आई थिंक मनप्रीत आपको सेंड किया था मैंने अंडरटेकिंग फिल करने के यस लिए। मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम। यस मैम किया था मैम। ओके ओके, तो मुझे उसको फिल करके ठीक है, मुझे मेल कर देना वो याद से आज, अंडरटेकिंग जो है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम कल ब्लॉक सीरम कर रहे थे, इसको खत्म कर देते हैं आज। थोड़ी सी रह गई है तो। ब्लॉक सीरम में हमने कल ये नाइन्थ इक्वेशन जो है वहां तक कर लिया था। एंड जो नाइन्थ इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, दैट जो ये हमारे पास फंक्शन था लेफ्ट साइड पे, जो वेव फंक्शन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। वो इज इक्वल्स टू आ रहा था ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के एंड ए मल्टीप्लाई बाय साई ऑफ एक्स। ठीक है। तो हमने बोला था कि अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है का जो फंक्शन है वो राइट हैंड साइड के फंक्शन के इक्वल जो है वो तभी आ सकता है अगर ये जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है अगर ये इक्वल्स टू वन होगी। ठीक है। तो अगर ये इक्वल्स टू वन होगी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के एन ए इज इक्वल्स टू वन। ठीक है। अब ये वन की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या आएगी इसकी वन की वैल्यू। ठीक है। तो हमने ये जो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है इसको हमने कंपेयर करना है इसके साथ, इस फॉर्मूले के साथ। जनरल फॉर्मूला हमें पता है एक्सपोनेंट का क्या होता है, ई एस टू पावर आयोटा ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। और ऐसे अगर हम ऊपर अगर वैल्यू पुट कर दें थीटा की जगह पे 2 पाई एन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, राइट साइड पे भी वही एंगल आ जाएगा। ठीक है। एंड जो साइन वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है साइन 360 पे या 180 पे जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, आपके पास सिर्फ वन बचेगा। तो इट मीन्स आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, दैट ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ 2 पाई एन की वैल्यू भी वन ही है हमारे पास। तो वन की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर वन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ 2 पाई एन। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो एक्सपोनेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो इमेजिनरी टर्म है मतलब आयोटा जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये पावर्स बचेंगी, के ऑफ एन ए इज इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ एक्स। ठीक है। तो ओके, तो वहां से आपने क्या करना है, अपने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो के की वैल्यू आपके पास सी आ जाएगी। ठीक है। के क्या था अब हमारे पास, ये एक वेव वेक्टर था। ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 पाई एन अपॉन एन इंटू ए। या ये जो एन इंटू ए है वो क्या है, इज इक्वल्स टू एल है, वो हमने ऊपर ही लिया था ये वाला। जो टोटल लेंथ है हमारे पास इस चेन की वो कितनी है, एन मल्टीप्लाई बाय ए। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। बस लास्ट में आपने क्या करना है, आपने ये जो एट और नाइन्थ इक्वेशन आई हैं आपके पास, इसको आप इन थ्री डायमेंशनल भी लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये अब हमने ये जो इक्वेशंस लिखी हैं वो वन डायमेंशन के लिए लिखी थी, क्योंकि हमने कल ये एक लीनियर चेन डिस्कस की थी या कंसिडर की थी। तो अगर आप उसको थ्री डायमेंशन में लिखना चाहते हो तो कैसे आएगा, ये रही आपके पास नाइन्थ इक्वेशन। तो थ्री डायमेंशन में कैसे हो जाएगी, साई ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, आर, आर वेक्टर। ठीक है। और ये जो एन ए है, एन ए की जगह पे आपके पास हो जाएगा ट्रांसलेशनल वेक्टर इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के, यहाँ पे भी ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ के है, और साथ में मल्टीप्लाई है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए की जगह पे ट्रांसलेशनल वेक्टर आ जाएगा फिर से। ठीक है। एंड साथ में क्या है, साई ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे आर आ जाएगा। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 10th, थ्री डिमेंशन में। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है।
आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अच्छे से, दैट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं किसी भी फंक्शन का। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं आप, ठीक है, ये सिंबल है उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, इज इक्वल्स टू साई ऑफ, यहाँ पे भी स्टार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा था उसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये माइनस हो गया, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 11। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना, 10th और 11th, मतलब जो एक नॉर्मल इक्वेशन है और उसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगी टर्म। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसको बोलेंगे हम लेफ्ट साइड पे, दैट इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन r प्लस टी, ठीक है, क्योंकि इस तरफ हम कौन सा ले रहे हैं, ये जो वेव फंक्शन ले रहे हैं, किसका फंक्शन ले रहे हैं, वेक्टर r और ट्रांसलेशन वेक्टर का ले रहे हैं। तो ये आपको क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा इलेक्ट्रॉन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट r प्लस टी। सिमिलरली इस तरफ क्या आएगा, दैट ये जो दोनों टर्म्स हैं, यहाँ ये जो दोनों प्रोडक्ट है आपके पास, ये आपको क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन r। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर पे अगर आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, तो किसके इक्वल आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन r प्लस टी, ठीक है। तो अब अगर आप पीछे वाली टर्म्स भी देखो या इस वाले टर्म को भी देखो, तो हर टर्म में बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसको देखा आपने, क्या आ रहा है, r प्लस टी आ रहा है, और वो इक्वल टू किसके आ रहा है, r के। कहीं और देख लो आप, 10th इक्वेशन देख लो, यहाँ पे r प्लस टी और इधर भी r आ रहा है। कोई और इक्वेशन देख लेते हैं, 9th इक्वेशन, इस तरफ क्या आ रहा है, x प्लस एन ए इज इक्वल्स टू x। अच्छा, और इक्वेशन पीछे देख लेते हैं, जैसे ये फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन में भी क्या आ रहा है, x आ रहा है, और उसके इक्वल्स टू आ रहा है x प्लस एन ए। और पीछे चले जाते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे देख लो, फंक्शन में क्या आ रहा है, r, और इस तरफ आ रहा है r प्लस टी। तो ये जो सारी इक्वेशंस मैंने आपको अभी दिखाई हैं या जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी आ, हमारे पास, चाहे वो वेव फंक्शन है, चाहे वो सिंपल कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ कोई इक्वेशन आ रही है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी आ रही है, जो भी आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट साइड में हमारे पास इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो टर्म्स है दोनों साइड में वो सेम नहीं है, एक तरफ x आ रहा है, दूसरी तरफ x प्लस समथिंग कुछ आएगा, है ना, यही देख रहे हैं हम, अगर एक तरफ x है तो दूसरी तरफ x प्लस, यहाँ ट्रांसलेशनल वेक्टर है या n इंटू ए है, ऐसा आपके पास कुछ आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि एक तो इक्वल्स टू का साइन है दोनों के बीच में, और दूसरा क्या है, दोनों टर्म्स जो है वो दोनों तरफ सेम नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है दैट ये जो पूरी की पूरी ब्लॉक्स थ्योरम थी, इसमें चाहे आप कोई भी टर्म उठा लो यहाँ से, वो सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो पीरियोडिसिटी को फॉलो करती हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई अगर एक वैल्यू, जैसे मान लो पोटेंशियल है, वो अगर x पे जितना है उतना ही आपके पास पोटेंशियल जो है वो x प्लस ए पे आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू अगर आपके पास x पे जितनी है उतनी ही वैल्यू आपके पास x प्लस ए पे आएगी, ठीक है। ऐसे अगर हम 3 डायमेंशन में ले लें, तो 3 डायमेंशन में भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो अगर x पे इतना है, तो आपके पास r प्लस टी पे भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो हर एक यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है, जितनी भी टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, सब में क्या आ रहा है, इक्वल्स टू का साइन आ रहा है बीच में, लेकिन दोनों तरफ जो हमारी जिसको हम बोल सकते हैं जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, बट इक्वल भी आ रही हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दैट ये जो पूरी की पूरी ब्लॉक थ्योरम है ये पीरियोडिसिटी के ऊपर बेस्ड है। वो हमें यही बता रही है कि कोई भी चीज है, चाहे वो फंक्शन है हमारा, चाहे वो लैटिस है, चाहे वो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का, तो हर एक जो पार्टिकल है यहाँ पे या जो हर एक टर्म है वो पीरियोडिसिटी को फॉलो कर रही है। अगर एक पॉइंट पे उसके वैल्यू जो आएगी, दूसरे पॉइंट पे भी उसके वैल्यू उतनी ही आएगी।
अब लास्ट में हमने क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड की हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। वो भी क्या आ रही है, वो भी दोनों तरफ सेम आ रही है मेरे पास, लेकिन पोजीशंस अगर मैं दोनों तरफ देखूं तो डिफरेंट है। एक तरफ पोजीशन है आपके पास आर वेक्टर, दूसरी तरफ आपके पास पोजीशन है आर प्लस टी वेक्टर। ठीक है बेटा, समझ लग गई? तो यहाँ यही लिखा हुआ लास्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस। पूरी की पूरी क्रिस्टल लैटिस में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन वो हमेशा सेम होती है। यही हमें ये ब्लॉक्स थ्योरम बोलती है। ठीक है बेटा, तो अब हमारी ये थ्योरम जो है कंप्लीट हो गई है। तो इसको भी आपने, इस थ्योरम को भी अच्छे से इसको पढ़ना है, 2-3 बार इसको पढ़ के देखो। ठीक है, सिंपल पढ़ना है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद लिख के देखो इसको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये लास्ट वाले 3-4 आर्टिकल्स जो हैं ये थोड़े से डिफरेंट होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे बाकियों से, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम भी लगाया है इनके ऊपर ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, एंड अब आप पे डिपेंड करता है ये कि आप इसको कितनी जल्दी लर्न कर लेते हो। ठीक है बेटा, क्रॉनिक पेनी मॉडल, ये ब्लॉक्स थ्योरम, ठीक है, और उसके बाद ब्लॉक्स थ्योरम आई थिंक क्रॉनिक पेनी मॉडल से थोड़ी सी इजी है, बिकॉज इसमें थोड़े से बस आपको स्टेप्स ही याद करने पड़ेंगे कि मैंने इस स्टेप के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल से ये उससे इजी है प्रीवियस टॉपिक से। इसमें सिर्फ हम यही कर रहे हैं चेंज, एक बार 1 डायमेंशन में ले रहे हैं, दूसरी बार उसको 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं। ठीक है, यही ले रहे हैं हम। फिर से एक बार 1 डायमेंशन की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा से हम 3 डायमेंशन में उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकेंड रुको। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, लेक्चर चल रहा है। अगला मैम एक बार इसको शुरू से दिखाना। शुरू से दिखा देते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपको कि किया क्या है हमने यहाँ पे। तो ऊपर तो चलो ये यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन ही दी हुई है दैट ब्लॉक्स थ्योरम हम क्यों यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट इसने हमें सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का स्ट्रक्चर बताया था अच्छे से, या कंडक्टर्स का भी कह लो। इसने हमें बताया था कि कोई भी आपके पास मटेरियल है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं या पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एक लैटिस की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, लैटिस वो आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, 1 डायमेंशन की भी, 2 डायमेंशन की भी, 3 डायमेंशन की भी, कोई भी। ठीक है, और इसमें ब्लॉक थ्योरम ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोटेंशियल होता है इसमें वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर तो इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पे है फिर तो कांस्टेंट ही होगा उसका पोटेंशियल, लेकिन अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव उसके मोशन के साथ साथ उसका पोटेंशियल भी वेरी करेगा, चेंज होगा मतलब उसका पोटेंशियल। लेकिन उसका पोटेंशियल चेंज कैसे होगा, पीरियोडिकली चेंज होगा। ठीक है, तो पीरियोडिकली कैसे चेंज होगा, एक उसकी वैल्यू होगी मिनिमम और एक होगी मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। तो एक बार उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, एक बार मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इसको हम पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला था हमें, दैट ब्लॉक थ्योरम ने क्या बोला था कि ये जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन का वो उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लैटिस की पीरियोडिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव नहीं की थी, मतलब उसको लिखा था पोटेंशियल को मैथमेटिकली, कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है एट पॉइंट एक्स जो है वो इतना है वी एक्स, तो क्या होगा, उसी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जो है वो एक्स प्लस ए पे भी उतना ही होगा। तो फिर बीच में हमने डाल दिया था इज इक्वल्स टू का साइन कि दोनों पोजीशंस पे उसका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। इसको हमने दे दिया था इक्वेशन नंबर 1। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक लैटिस कंसिडर करो 1 डायमेंशन में, एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए फिर हमने यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी।
तो ये रही आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फिर देन ब्लॉक्स थ्योरम ने बोला कि अगर हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है एंड ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सोल्यूशन आएगा, एंड वो सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, psi of x is equals to e raised to power iota of kx uk of x। उसको हमने दे दिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एंड इस थर्ड इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो क्या है, प्लेन वेव की इक्वेशन है, एंड जो पीछे आपके पास u ऑफ x आ रहा है वो क्या है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन ये जो फंक्शन है वही इस वेव इक्वेशन में पीरियोडिसिटी लेके आएगा। ओके, तो फिर हमने क्या किया, उस फंक्शन की पीरियोडिसिटी देखी कि हाँ ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन पीरियोडिकल फॉर्म। तो उन्होंने बोला कि ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जितने भी x पे आएगी उतनी ही वैल्यू उसकी x प्लस a पे भी आएगी, बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। ठीक है, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी ये 1 डायमेंशन में थी, अब हमने अगर उसको 3 डायमेंशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जहां जहां x आएगा वहां पे r वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ अगर x है यहाँ r वेक्टर हो गया, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी r वेक्टर, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी r वेक्टर हो जाएगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ऐसे अब फोर्थ इक्वेशन को लिखना है 3 डायमेंशन में, ये क्या हो जाएगा, uk ऑफ r इज इक्वल्स टू uk ऑफ x की जगह पे r हो जाएगा, प्लस a की जगह पे हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रांसलेशनल वेक्टर t हो गया, यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि ये वेक्टर क्या है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आई है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स थ्योरम, और जो सिक्स्थ इक्वेशन आई है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स फंक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद फिर से हमने एक 1 डायमेंशनल चेन कंसिडर करनी है। ठीक है, उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है टोटल, कैपिटल N, मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स है, और उसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास L। ठीक है, एंड उसकी जो लेंथ L है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय A। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो ऊपर हमने इक्वेशंस फाइंड की है थर्ड और फोर्थ, इसको हमने अब इस चेन की उसकी टर्म्स में लिखना है, क्योंकि हमने अब ये एग्जांपल कंसीडर किया ना, इसके टर्म में लिखना हमने। सो जो इक्वेशन फोर्थ है हमारी ये वाली, ठीक है, ये क्या बन जाएगी आपकी, u ऑफ x इज इक्वल्स टू u ऑफ, यहाँ पे x प्लस a था, यहाँ पे x प्लस एन ए हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n ऑफ p हो जाएगा। ऐसी जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी सेम ऐसे हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन देख लो, ये वाली है, साई ऑफ x, x की जगह पे हम लिख देंगे x प्लस एन ए, जहां जहां भी x आएगा ना वहां पे x प्लस एन ए कर देना हमने। ठीक है, और वो वैल्यूज पुट करके आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8, ये वाली। अब वो नेक्स्ट बोल रहे हैं दैट हमने इक्वेशन 7 यूज करनी है इन इक्वेशन 8, मतलब ये वाली इक्वेशन 8th इक्वेशन में आप यूज करोगे, तो 8th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर आयोटा ऑफ, ये जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको हमने स्प्लिट करके लिख लिया। ठीक है, तो स्प्लिट करके ऐसे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में दोनों टर्म्स। ठीक है, एंड जो पीछे वाली टर्म है ये वाली uk ऑफ x प्लस एन ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 7th इक्वेशन है, ये रही uk ऑफ x प्लस एन ए किसके इक्वल है, uk ऑफ x के इक्वल है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब uk ऑफ x और मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर आयोटा ऑफ kx किसके इक्वल है हमारे पास, ऊपर थर्ड इक्वेशन देखते हैं, ये वाली साई x के इक्वल है, बस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और वो आ गई हमारे पास 9th इक्वेशन। 9th इक्वेशन में हम बोलेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन है वो राइट हैंड साइड के फंक्शन के इक्वल तभी आ सकता है अगर बीच वाली टर्म जो है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो वो 1 के इक्वल हमने लिख दिया उसको। ठीक है, अब हमने क्या करना था, ये फॉर्मूला यूज किया उसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके हमारे पास e रेज टू पावर आयोटा ऑफ 2 पाई n की वैल्यू भी 1 नहीं आई, तो हम 1 की जगह पे ये लिख देंगे e रेज टू पावर आयोटा ऑफ 2 पाई n, ये लिख दिया यहाँ पे। दोनों को कंपेयर किया, सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। बस उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 9th इक्वेशन है उसको आपने लिखना है 3D में, क्योंकि वो 1 डायमेंशन में थी अभी, तो 3D में जहाँ पे x है वहाँ पे r आ जाएगा, जहाँ पे n इंटू a है वहाँ पे t आ जाएगा।
ठीक है, तो ये होगी 10th इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपने करना है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में सिर्फ ऐसा होता है ऊपर स्टार लग जाता है, अगर कहीं पे इमेजिनरी टर्म आ रही है तो उसके साथ माइनस लग जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी टर्म आ रही है आपके पास आयोटा, उसके साथ माइनस का साइन लग गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके आपके पास जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये आप याद रख लो सिंपली, कि जब भी आप किसी एक फंक्शन को उसके ही कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है हमेशा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वो क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन r प्लस टी, और वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन r। सो ये आपके पास ब्लॉक थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गई है। हो गया क्लियर? यस मैम। मैम ये कितने मार्क्स में आता है? ब्लॉक थ्योरम आपको ये कभी पेपर में नहीं आई है, बट इम्पॉर्टेंट है ये वाली, मैं स्टार्टिंग में बता रही थी। तो अगर ये पेपर में आई तो पता नहीं है कितने पेपर में कितने मार्क्स में वो डालते हैं, बिकॉज आज तक नहीं आई है। अगर आए तो मेरे ख्याल से तो 8 नंबर में तो आनी चाहिए, बिकॉज आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो, मतलब जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वो 8 नंबर के होते हैं आपके, तो उसमें ही आनी चाहिए ये वाली। बट जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक पैनिंग मॉडल वो 4 नंबर में डाल देते हैं, वो भी बहुत बड़ा है एक्चुअल में, तो इसका भी पता नहीं वो किस में डाल दें। ठीक है, तो करना सारा कुछ है, छोड़ के कुछ नहीं जाना आपने। सिलेबस आपका कोई ज्यादा वास्ट नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है एज कम्पेयर टू +1 एंड +2, है ना। +1 +2 में तो बहुत मोटी बुक पढ़ते हो आप, एंड बहुत सिलेबस होता है उसमें, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 4 यूनिट है जिसमें छोटी सी बुक है आपकी। ठीक है, नो डाउट डिफिकल्टी लेवल में भी पहले से थोड़ा सा बड़ा हो या जैसे भी है, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करके जाना है। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक पैनिक मॉडल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, या ब्लॉक्स थ्योरम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हर साल कह लो आ ही जाता है। एक सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना आपने, ये भी थोड़ा सा वैसा ही होगा जैसे हमने अभी लास्ट 2 टॉपिक्स किए हैं ना, थोड़ा सा वैसा ही होगा ये। तो अभी के लिए थ्योरी ही है। तो टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी वर्ड पता है आपको सभी को क्या होता है? डेंसिटी, बोलो। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम कि नहीं? डेंसिटी यस मैम। तो, डेंसिटी तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है डेंसिटी टर्म जो है। तो सिंपल आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम को कितना मास जो है वो अलॉट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको हम मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल देते हैं, या डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब टॉपिक का नाम है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो डेंसिटी अब आपको पता है क्या होता है, अब स्टेट्स की डेंसिटी है ये। तो स्टेट्स क्या है यहाँ पे, आपने अ, थोड़ा सा पहले टॉपिक पढ़ा था वो बैंड डायग्राम्स वाला, एनर्जी बैंड डायग्राम्स वाला, है ना, जिसमें हम कंडक्शन बैंड पढ़ रहे थे, वैलेंस बैंड पढ़ रहे थे, एक फर्मी एनर्जी लेवल पढ़ रहे थे, है ना, ये पढ़ रहे थे हम। अब
कोई भी बैंड आप कंसिडर कर लो, चाहे आप वैलेंस बैंड ले रहे हो, चाहे आप कंडक्शन बैंड ले रहे हो, ठीक है। तो बैंड बने कैसे थे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो बैंड्स हम उसको क्यों बोलते हैं, बैंड उसको कंडक्शन बैंड को क्यों बोलते हैं बैंड, या वैलेंस बैंड को भी बैंड वर्ड क्यों यूज करते हैं हम, बता सकता है कोई? मैंने आपको बताया था दैट बैंड्स जो है वो किसको मिलके मिला के बने हैं, कि आपके पास एक डिफरेंट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, जिनको हम स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो एक ही बात है, यहाँ पे स्टेट्स कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेट्स है या लेवल्स हैं वो एक ही बात है। तो आपके पास कितने सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो अगर आप बोलते हो कि यहाँ से लेके इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी रेंज तक जो आपके पास एक रेंज होगी, उसको आप बोल दोगे बैंड, ठीक है। तो एक बैंड उसी के अकॉर्डिंग आपके पास बन जाता है वैलेंस बैंड, और ऐसे ही एक आपके पास बन जाता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वही है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या डेंसिटी ऑफ लेवल्स। तो डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं अच्छे से इसकी, दैट ये है क्या। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 1, इसको देखो। द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स गिव्स द नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सपोज आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है। अब उस मटेरियल का आपके पास कंडक्शन बैंड भी होगा, वैलेंस बैंड भी होगा, ठीक है। एंड उस वैलेंस बैंड में आपके पास कितनी सारी स्टेट्स होंगी, एनर्जी स्टेट्स। ऐसे आपके पास कंडक्शन बैंड में भी या वैलेंस बैंड में भी कितनी सारी एनर्जी स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो अब ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें क्या बताता है कि उन दोनों बैंड्स के अंदर, चाहे कंडक्शन बैंड है चाहे वैलेंस बैंड है, उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं एनर्जी की, उसमें से कितनी स्टेट्स जो हैं अलाउ करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई करने के लिए, ठीक है। दोबारा से सुनो। आपके पास सपोज आपके पास हम वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड में कितनी सारे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हमारे पास, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, मतलब बहुत डिफरेंट नहीं होता, आसपास ही होती है एनर्जी उनकी, बट स्लाइटली डिफरेंस तो होता ही है हर एक एनर्जी स्टेट का एक दूसरे के साथ से। तो उस वैलेंस बैंड में हमारे पास बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, उसमें से कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई करेंगी, या हम बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम बोल देंगे उसकी डेंसिटी। क्लियर हुआ? बोलो। कोई भी वैलेंस बैंड है आपके पास, कोई भी वैलेंस बैंड बोल लो चाहे कंडक्शन बैंड बोल लो, उसके अंदर आपके पास बहुत सारी स्टेट्स होंगी, एनर्जी स्टेट्स। तो उन एनर्जी कितनी, उसमें से कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, वो हो जाएगी उसकी डेंसिटी। तो इस आर्टिकल में हमने वही डेंसिटी निकालनी है कि किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल में हम इलेक्ट्रॉन्स के डेंसिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम मैथमेटिकली जो है वो कैसे लिखेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती हमारे पास, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी की फाइंड कर सकते, हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। तो वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? सेकेंड डेफिनेशन भी पढ़ो एक बार। द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स is essentially the number of different states at a particular energy level that electrons are allowed to occupy, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे आपके पास कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, या वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्युपाई हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोल देते हैं। तो एक और साथ ही में लिखा हुआ दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम,
पर यूनिट एनर्जी, ये भी उसकी डेफिनेशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? एप्लीकेशन तो चलो जस्ट आप इसको सिर्फ पढ़ लेना, जरूरी नहीं है कि आपने इसको इंक्लूड करना है उसके अंदर, पढ़ लो चलो कि ये कहाँ पे यूज होता है। द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द किनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। एंड the product of density of states and the probability distribution function is the number of occupied states by unit volume। अगर हम प्रोडक्ट कर दें किस किस का, एक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, दूसरा हम प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हम प्रोडक्ट कर लें, तो ये आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन बताएगा, जो कि हम पहले मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्यूपेशन नंबर। ठीक है ना। और उसके बाद ये जो थ्योरी है, सॉरी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये आपको क्या क्या और एक्सप्लेन करता है, स्पेसिफिक हीट, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या ये सब कुछ जो फिनोमिना है वो एक्सप्लेन करती है ये। तो इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसमें से, या दोनों लिखनी है दोनों लिख लो, आपकी मर्जी है। एप्लीकेशन नहीं देनी आपने इसमें जब आप इसको लिखोगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। सो ये रहा आपके पास डेरिवेशन, अब हमने स्टार्ट कर लिया है इसकी, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा उन्होंने दैट द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं, रो ऑफ के। रो जो है, ये जो आपके पास सिंबल बना हुआ है ना छोटा सा, आप देखने में डेल्टा लग रहा है बट ये डेल्टा नहीं है, ये रो है, इसको थोड़ा सा आप बड़ा बना लेना। या तो आप इसको रो ऑफ के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बीच में और लिखा हुआ है, या ऑफ रो ऑफ ई के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। या तो रो ऑफ के साथ या रो ऑफ ई के साथ। रो जो है वो आपको सिंबल पता ही है कि डेंसिटी का ही सिंबल होता है, ठीक है ना। रो जो है वो डेंसिटी का ही सिंबल होता है, तो उसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे के, यहाँ इधर लगा हुआ है ई। ई का मतलब है क्या, एनर्जी, और के का मतलब क्या है, मोमेंटम भी ले सकते हो आप इसको, या आप इसको वेव वेक्टर भी ले सकते हो, ठीक है। तो या तो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप उसको के की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो डेंसिटी को। आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है, आपकी मर्जी नहीं है, मतलब हमारी मर्जी होती है कि हमने इसको कैसे करना है। तो दोनों तरह से ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। अब ये ई और के हमारे पास आया कहाँ से है, हमने लास्ट टॉपिक्स में एक थोड़ा सा ई के डायग्राम डिस्कस किया था, जब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गैप, बैंड गैप्स डिस्कस किए थे। इस तरफ हम ले रहे थे मोमेंटम, और इस तरफ हम ले रहे थे ई, एनर्जी। तो यहाँ पे भी वही वही बनाया हुआ आपके पास ई के डायग्राम बनाया हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस तरफ लिया हुआ के, और जो वर्टिकल लाइन है उस तरफ हमने लिया हुआ है एनर्जी, ठीक है ना। याद है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप। ये कौन सा सामने आपको फिगर में जो दिख रहा है, ये कौन सा बैंड गैप है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? देखिए कितना याद है आपको, बोलो बोलो, कौन सा बैंड गैप है ये वाला, ई के डायग्राम कौन सा है ये वाला, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये बेटा डायरेक्ट बैंड गैप है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वैलेंस बैंड का टॉप है और कंडक्शन बैंड का बॉटम है वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल, दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बैंड गैप है आपके पास। तो इतना पता लग गया हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप उस डेंसिटी को इस मोमेंटम की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, या एनर्जी की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे कि ये जो टर्म है आपके पास, रो ऑफ के इंटू डी के, ये क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन के एंड के प्लस डी के। मान लो आपके पास एक वैल्यू शुरू होती है मोमेंटम की के से, और कहाँ तक आप ले रहे हो,
k+dk तक ले रहे हो, तो इस पूरी रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगी, वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ, रो ऑफ के और मल्टीप्लाई कर देना उसको डीके के साथ। ठीक है, ऐसे अगर आप उसको एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हो, तो ये जो रॉ ऑफ ई है मल्टीप्लाई बाय डी ई, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको नंबर ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन ई एंड E+DE। ठीक है, एक रेंज है आपके पास ई और दूसरी है आपके पास E+DE, दोनों के बीच में कितनी स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको आप इस फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो ये एक आपके पास स्टेट है E और ऊपर यहाँ पे है कुछ E+DE, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच में हम आपके पास कितनी एनर्जी की स्टेट्स आएंगी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करनी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे रो ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय टी। ऐसे अगर हम मोमेंटम की तरफ ले लें, तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे के है और एक है हमारे पास k+dk, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k देयर इज अ वैल्यू ऑफ e। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास ये जो बैंड है वो कौन सा है, डायरेक्ट बैंड गैप है, तो डायरेक्ट बैंड गैप के लिए क्या होता है, हर एक k की वैल्यू के लिए हमारे पास ऊपर e की वैल्यू होगी ही होगी, मतलब हर एक मोमेंटम की वैल्यू के लिए हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ होगी ही होगी। जैसे यहाँ पे मैंने k लिया है, ठीक है, सपोज किया k मोमेंटम, और इसकी जो एनर्जी की वैल्यू आपके पास होगी E। ऐसे अगर आप डिस्कस कर रहे हो k+dk, ये मोमेंटम डिस्कस कर रहे हो, तो इसकी भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एनर्जी की वैल्यू होगी कितनी, E+dk। ऐसे ही अगर इन दोनों के बीच में भी मैंने बोला कितनी सारी स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगी इन दोनों के बीच में, तो उनके लिए भी यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिस्कस करेंगी हर एक वैल्यू के। ठीक है बेटा। यस मैम। आई थिंक टाइम होने वाला, आई थिंक बेटा, तो हम अभी यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, परसों होगा हमारा लेक्चर, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ब्लॉक्स थ्योरम पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, ब्लॉक्स थ्योरम को पढ़ के रखना, 2-3 बार पढ़ना उसको अच्छे से, उसके बाद लिख के भी देखना।